हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, दिसंबर में एग्ज़ाम होना है। तो आज की इस वीडियो में हम सीटेट से रिलेटेड ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं भाई। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट सम्स हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं भाई। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना, कोशिश रहेगी आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाए। भाई फर्स्ट सम के ऊपर बात करते हैं। देखो, पहला सम दे रखा है, ए कार्टून कंटेन्स 5 लाख टैबलेट्स ऑफ अ सर्टेन मेडिसिन विद ईच टैबलेट वेटिंग 30 mg. The cartoon also contains 1200 packets of cotton with the weight of each packet being 50 gram. Then the total weight contains the cartoon in kg. किलोग्राम में इसको हमने बताना है कि कितना वजन हो जाएगा। भाई सबसे पहली चीज देखो, जो इन्होंने कहा कि वेट दे रखा है एक मेडिसिन का, एक टैबलेट का वेट ऑफ टैबलेट कितना है भाई, 30 mg। ठीक है, और टैबलेट्स कितनी है भाई, टैबलेट्स हैं 5 लाख। तो टोटल वेट कितना हो गया इसका, टोटल वेट भाई 30 mg इंटू 5 लाख। भाई मल्टीप्लाई मत करवाना, बस इतना ही लिख दियो, ये मिलीग्राम में आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको हमने केजी में चेंज करना है। अब केजी में चेंज करेंगे तो याद रखो कि 1 kg इज इक्वल टू 1,000,000 10 लाख mg। ठीक है, तो इसको भी चेंज कर देंगे तो ये कितना आ गया, 30 इंटू 5 लाख बाय में 10 लाख भाई। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया, कट गया सारा का सारा, 15 kg आ गया भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट इसने कहा कि द कार्टून ऑल्सो कंटेन 1200 पैकेट्स ऑफ कॉटन विद वेट ईच ऑफ 50 ग्राम। अब वेट ऑफ 1 पैकेट कितना है, 50 ग्राम। तो 1200 पैकेट है भाई, तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1200 ग्राम। केजी में चेंज करेंगे तो 1 kg में क्या होता है, 1000 ग्राम होते हैं भाई। 1000 से डिवाइड करवा देंगे तो किलो में आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 1200 सॉरी इंटू 1200 बाय में 1000 कट हो गया। दैट इज इक्वल टू 60 kg। तो टोटल वेट कितना आ गया भाई, 60 kg और प्लस में आ गया 15 kg। दैट इज इक्वल टू 75 kg। भाई इसमें है ना, डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है। आप सिर्फ ये करोगे, देखो नॉर्मली लिखो, ये हो गया 30 इंटू 5 लाख बाय में 10 लाख प्लस 50 इंटू 1200 बाय में 1000। सोल्व करोगे इसको तो आपका यही आएगा भाई, दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 60 75 kg। ठीक है, नॉर्मल इतना ही करना है आपको, ज्यादा कुछ लंबे चौड़े की करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखो, बिटवीन टू रैशनल नंबर देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर। बिल्कुल सही है भाई, ये दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लाइंग अ रैशनल नंबर -3/5 by 2 इज सेम एज टेकिंग द जम्प्स ऑफ 3/5 टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। बिल्कुल सही बात है। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, 2 स्टेप आगे होना है। अगर माइनस में है तो 2 स्टेप लेफ्ट की ओर चला जाएगा, उतना ही। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers is a rational number। बेटा इस चीज को हम देखेंगे, ये गलत है, बाकी पहले एक बार स्कोर पढ़ते हैं।
द नंबर जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव और नॉर ए नेगेटिव रैशनल नंबर। बिल्कुल करेक्ट है भाई, जीरो एक ऐसी संख्या है जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो मतलब ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। अब किस तरह है वो बताते हैं। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, हमें पता है रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं भाई, रैशनल नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है। और क्या होने चाहिए भाई, को प्राइम इंटीजर, प्राइम नहीं है भाई, ओनली इंटीजर नहीं, को प्राइम इंटीजर, ठीक है। उसके बाद एक और काम की चीज भाई, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर है। अब को प्राइम इंटीजर भी कहा और क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब इन्होंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत दे रखी है, ठीक है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कब भाई हो सकता है, अगर वो को प्राइम इंटीजर हो और क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर ना आए तब। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। द सक्सेसर ऑफ दिस इज, भाई सक्सेसर का मतलब क्या है, उससे एक आगे वाला। अब इससे एक आगे वाले की बात करेंगे, 10999999, उससे एक आगे बात करोगे तो क्या आ जाएगा, 11000000। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। सक्सेसर की बात समझ में आ गई भाई, उससे जस्ट अगली संख्या, ठीक है, जस्ट आगे। प्रेडेसर की बात करेंगे उससे एक पहले वाली, मतलब एक माइनस करना पड़ेगा उसमें आपको। ओके है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। यहां से 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द सम ऑफ all 3 digit number that can be formed using the digits a b c without repetition of the multiples of, देखो कोई भी संख्या जो 3 डिजिट की होगी, ए बी सी 3 अलग अलग डिजिट से मिलके बनी होगी, तो वो किसका मल्टीपल होगी भाई, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब कैसे होगा इस चीज के ऊपर देख लेते हैं। देखो पहले 3 डिजिट का अगर कोई नंबर बनाएंगे ना, तो वो कैसे होगा, 3 डिजिट का नंबर होगा जैसे 100 ए प्लस 10b प्लस सी। क्लियरली ये नहीं है, आप यहां पे सी भी आ सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। बट मेन बात करते हैं, देखो अब सम ऑफ डिजिट्स की बात कही इसने कहा सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर। अब सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर जो कि ए बी सी अलग अलग करके फॉर्म होंगे, उसके लिए फार्मूला लिख लो भाई सीधा सा। अब सपोज करो जैसे 3 डिजिट्स का है ना, हम n डिजिट्स मानते हैं। इफ ऑल possible n digits, ठीक है, नंबर using distinct digits are formed, तो यहां पे सम ऑफ नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर्स सो फॉर्म्ड। अब यहां से जो भी होगा उनका सम क्या आएगा, इसका सम होगा कैसे, देखो यहां पे भाई n डिजिट्स हैं, ध्यान रखना है n डिजिट्स है ना, ये हो गया n-1 का फैक्टोरियल। क्लियर है, n-1 का फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ ऑल डिजिट्स, और इनटू करवा देना है उसका 111, और ये सब क्या हो जाएगा आपका भाई, ये हो जाएगा n टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम्स दे रखा है तो उतने टाइम्स में ये हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका जो भी है ये रूल बन गया भाई। अब यहां पे देखो 3 डिजिट है, उसने कहा ए बी और सी 3 डिजिट की संख्या है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ये हो गया 3-1 का फैक्टोरियल इन टू में भाई तीनों डिजिट्स है a प्लस बी प्लस सी, इन टू में आ गया 111, n टाइम्स है मतलब 3 टाइम्स भाई इंटू 3 बन गया। अब यहां पे बात करेंगे बेटा 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही आएगा इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू 111 इंटू 3। अब ये क्या है 111 है ना, 111 इज डिविजिबल बाय किससे
जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें 37 से थे, तो मतलब जो भी ये संख्या आएगी ना वो क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 37 कंफर्म आएगी भाई, क्योंकि 111 भी मल्टीपल है किसका, 37 का। तो जो बाकी सब भी आएंगे वो भी मल्टीपल होगा किसका भाई, 37 का। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आ गया भाई। क्लियर हो गया? ठीक है। सम नंबर 5 देखो, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। फिफ्थ सम है कि 1/4 प्लस ब्रैकेट में आ गया 1/5 प्लस 1/7 इंटू 50 बाय में आ गया 1 माइनस 2/7। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। सोल्व करोगे, देखो ये अलग है और ये अलग से एक एक्सप्रेशन बन रहा है। क्लियर है? इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 प्लस इसका एलसीएम 35 आ गया, ये हो गया 5 से 7 पे, प्लस 7 से हो गया 5 पे, इनटू हो गया 50 बाय में क्या है, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1, तो 7 एलसीएम 7 माइनस 2। ठीक है, ये कट गया भाई। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 12/7 इंटू 10 बाय में आ गया 5/7, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 1/4 प्लस 120/7 इंटू 7/5, 7 से 7 कट गया, 5 से कट गया 24 पे, तो 1/4 प्लस 24 बाय में 1 करें, इसका एलसीएम लिया तो 4 आ गया भाई, 1 प्लस 96 दैट इज इक्वल टू 97/4। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा 97/4। ठीक है, सिक्स हम देखो, द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है सिक्स सम में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए का होल स्क्वेयर प्लस 2a³ b²। ठीक है, ये दे रखा है भाई। ठीक है, इसको सोल्व करके बताते हैं। देखो ये स्क्वायर है, आइडेंटिटी लगी भाई, क्या हो गया a की पावर 2 माइनस बी की पावर सॉरी प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab और प्लस में है 2a³ b² भाई। ये हो गया a की पावर 4 प्लस ये हो गया b की 4 a की 2 माइनस 2a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस 2a की पावर 3 b की पावर 2। ये कट गया, आ गया क्या a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 a की पावर 2। तो ये ऑप्शन हमारा फोर्थ है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ध्यान दो इस चीज के ऊपर, दोबारा से देखो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 a की पावर 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेवंथ सम देखो, द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिस, स्क्वायर में दे रखा है। देखो भाई यहां पे इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, 4mn प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3n का होल स्क्वायर। ठीक है, पहला तरीका लगाते हैं भाई। अगर हम इसको a मान ले तो ये हो गया a², ये पूरा का पूरा b मान लिया तो b², तो क्या बन गया a² माइनस b², वो होता क्या है a माइनस b और a प्लस b। तो जहां पे a है वहां पे ये लिखेंगे, जहां पे b है उधर ये लिखना है। तो देखो भाई क्या हो गया 4mn प्लस 3n, माइनस करना है तो निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस 4mn प्लस 3n का, और ये हो गया दूसरा 4mn प्लस 3n। अब यहां पे प्लस है तो सेम आ जाएगा, प्लस 4mn माइनस 3n का, ये हो गया भाई यहां तक का। अब जो कट रहा है उसको काट दे, 4mn से 4mn कट गया, यहां पे 3n से 3n कट गया, ये हो गया 6n इंटू ये हो गया 8mn, तो 6 8 जा 48 n स्क्वेयर m। क्लियर हो गया। दूसरे तरीके से करते हैं भाई, और
यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगवा दी तो क्या हो जाएगा कि 4mn का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4mn इंटू 3n माइनस ब्रैकेट बना दी मैंने 4mn का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4mn इंटू 3n a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सोल्व करते हैं इसको। ये हो गया 16mn और ये इनका स्क्वायर हो गया प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 mn स्क्वायर या n स्क्वायर m माइनस, अब माइनस भीतर के सारे निशान चेंज कर देगा भाई। ये हो गया 16 m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर और ये माइनस है तो प्लस हो गया 24 n स्क्वायर m। इससे कट गया, इससे ये कट गया 24 24 दैट इज इक्वल टू 48 n स्क्वायर m। दोनों में सेम आया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सम नंबर 8 देखो भाई क्या कह रहा है। A mixture of 3 elements A, B and C has A and B and C in the ratio 5, 6 और 9। भाई A रेशो B रेशो C दे रखा है 5 रेशो 6 रेशो 9। द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ऑफ B इन द गिवन मिक्सचर, B का बताना है भाई। B का प्रतिशत, B प्रतिशत कितना होगा बेटा, ध्यान दो इस चीज में बहुत आराम से कर लोगे। अब A के लिए 5 है, B के लिए 6 है, C के लिए 9 दे रखी है। अब B है, B वाला उठाओ अगर, क्योंकि हमें B की वैल्यू निकालनी है ना। B का जो रेशियो दे रखा है वो उठाओ 6 बाय में इन सबको ऐड करो 5 प्लस 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई में 100 कर दो भाई। ठीक है, किसी का भी निकालना है, सी का निकालना है तो 9 लेना पड़ेगा ऊपर, बाकी ऐड ऐसे ही करना है। ये हो गया 6 बाय 5 और 6 11 और 9 20 गुना 100 0 2 से 5 पे दैट इज इक्वल टू 30%। दिमाग में फिक्स कर लो भाई, ऐसे ही करना है हमें इसको। क्लियर है ना। तो ये देखो इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2। देखो इसको, सम नंबर 9 देखो। अनिल, भावना, चारू डिवाइडेड a total of 900 stamp among themselves in the ratio this respectively. Then the difference between number of stamps of Anil and भावना is। देखो कैसे, जैसे पिछला सम किया था भाई। अनिल रेशो भावना रेशो चारू, ये दे रखा है आपका 6 रेशो 5 रेशो 4। क्लियर है। टोटल स्टैंप्स दे रखी हैं इसने, टोटल स्टैंप्स 900। हमें करना क्या है, अनिल के पास जितनी स्टैंप्स हैं उसकी माइनस करवानी है, सॉरी माइनस करवानी है भावना वालों से। तो क्या होगा भाई, अनिल के पास 6 की रेशियो में है ना, 6 बाय में इन सबको ऐड करो 6 और 5 11 11 और 4 15, मतलब 6 प्लस 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 900 जितनी टोटल है। पिछले सम में परसेंटेज निकालनी थी इसलिए 100 से किया था भाई। यहां पे हमारी स्टैंप्स गिवन है। माइनस में भावना के पास है 5 की रेशियो, 5 बाय में 6 प्लस 5 प्लस 4 इंटू में 900 क्या आ जाएगा, 6 बाय में 6 और 5 11 और 4 15 गुना 900 माइनस 5 बाय में 15 गुना 900। ये कट गया 60 पे, ये कट गया 60 पे, दैट इज इक्वल टू 360 माइनस 300 कितना आ गया भाई 60। तो अनिल के पास भावना से 90 टिकट्स ज्यादा है, स्टैंप्स ज्यादा हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो गया है। देखो इसको, ठीक है। 10th सम की ओर बढ़ते हैं। इसने कहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो जो दे रखा है एक बार लिख ले भाई,
ये है 2x² माइनस 5x प्लस 4 और इनटू में है इसकी x² प्लस 7x माइनस 8। ठीक है, इनमें कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है बेटा, तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसकी। देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई की पूरे के साथ, ये हो गया 2x की पावर 4, इसकी इससे करी तो 14x का क्यूब, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस 16x², एक x² आ गया। ठीक है, अब इसकी करेंगे माइनस 5 की x की और इसकी x² माइनस 5x की पावर 3, माइनस 5x की इससे करी तो माइनस 35x, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो प्लस 40x हो गया। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x² प्लस 4 की मल्टीप्लाई 7x से की तो प्लस 28x, इससे की तो माइनस 32। हमें x² का कोफिशिएंट निकालना है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो भाई सिर्फ x² वाले देखो, बाकी देखना ही नहीं है। यहां पे देखो ये x² है और सॉरी ये भी था, ये वाला x² है और एक ये x² दे रखा है। तो इनको सोल्व करेंगे, ये हो गया 51, 51 में से 4 माइनस कर दिया, ये हो गया माइनस का 51x² प्लस 4x², कितना आ गया भाई, इसको सोल्व करोगे तो माइनस 47x²। कोफिशिएंट ये हो गया जो आगे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया माइनस 47। ओके है, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 47। देखो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इस सम के ऊपर, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12, द स्मॉलर एंगल इज x। भाई 11th सम दिया, स्मॉलर एंगल कितना है x, तो लार्जर एंगल मान लेते हैं y। अब बेटा पहली बात कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, सम ऑफ टू एंगल्स, पहले हम लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्लियर है, तो अभी यहां पे इसको सोल्व करते हैं। इसने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा तो भाई y प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर इसने कहा उनका डिफरेंस कितना है 12, तो मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 12। ठीक है बेटा, यहां पे एक चीज के ऊपर मिस्टेक हो जाती है कि हम पहले x मानते हैं फिर y मानते हैं, शुरू से यही करते आए थे, बट इन्होंने पहले से कहा है भाई, तो x माइनस वाई नहीं करना है, गलत हो जाएगा, y माइनस एक्स ही करना है। सोल्व करोगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कट गया भाई। 2x इज इक्वल टू 78, 2 से किया 39 पे x इज इक्वल टू कितना आ गया 39। क्लियर है, हो गया। अब आगे देखो, इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अगर वैल्यू हमने निकालनी है 2x माइनस 5, मतलब 2 इंटू में 39 माइनस 5, तो इसको सोल्व करोगे 78 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 73। ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। यहां पे आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि सपोज करो यहां पे फिफ्थ ऑप्शन और दे दिया दैट इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो यहां पजल मत होना भाई, कहीं ये आंसर आ गया, देखा ऑप्शन टिक कर दिया, नहीं है जी, जो पूरा कहा है उसको पढ़ो। हमने वैल्यू किसकी निकाल के दिखानी है वो देखना है। क्लियर है। सम नंबर 12 देखो, द लीस्ट इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन इज, तो छोटे से छोटा इंटीरियर एंगल पॉसिबल जो हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन के लिए वो होता है 60 डिग्री का। भाई इसको एक बार समझ लेते हैं 60 आया कैसे है। तो बेटा एक ट्राइंगल कितनी साइड होती है भाई, 3 साइड्स। अगर 3 इक्वल साइड की बात करेंगे तो क्या होता है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितने का होता है, दैट इज ऑफ 60 डिग्री।
ठीक है, तो ये याद रखना है भाई। तो रेगुलर पॉलीगन की बात की जाए जिसकी सभी की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, वो हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है भाई, कई बार सम ऑफ एंगल्स आ जाता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स है भाई। क्लियर है, अब करके देख लेते हैं। देखो इस चीज को कैसे सोल्व करोगे। जैसे n है, स्क्वायर की बात करते हैं भाई। हमें पता है स्क्वायर एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं। क्लियर है, बट हमें तो सिर्फ इंटीरियर एंगल से मतलब है। इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है कि चार साइड होती हैं, 4-2 गुना में 180 आ गया भाई। तो 2 इंटू 180 कितने का आ गया, 360। तो जिस शेप की 4 साइड्स होती हैं उसके एंगल्स का सम कितना हो गया, 360 का हो गया। क्लियर है, और हमें पता है कि हर एक एंगल इक्वल होता है उसका, तो कितने का आ जाएगा, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा। क्लियर होगी भाई बात। तो यहाँ पे याद रखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन n-2 इंटू 180। अगर यहीं पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करेंगे या ट्राइंगल की करेंगे तो 3-2 इंटू 180, तो कितने का आ जाएगा, 1 इंटू 180, 180 का ही एंगल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री की बात की जाए तो रोम्बस ऐसी शेप है जिसकी एक से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझाने की बात आ जाती है भाई, क्या कैसे हो जाता है उस चीज को देखो। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक रोम्बस के लिए। रोम्बस जिसकी चारों की चारों साइड इक्वल होती है, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है कौन सी, ये है भाई फर्स्ट वाली तो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करोगे तो ये हो जाएगा, ये डायगोनल्स। अब है क्या लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं किसी रोम्बस को यहां से, जैसे ये शेप है, अगर हम उसको यहां से मोड़ेंगे ना तो बिल्कुल सेम ही डायग्राम मिलेगा। सिमिलरली इस तरफ मोड़ेंगे तो भी वो सेम टू सेम डायग्राम बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस होता है, उसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब अगर बात करते हो स्क्वायर की, तो स्क्वायर की 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कैसे, कौन सी बताऊं, देखो ये स्क्वायर है, ये ए और ए ये सभी साइड है, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। क्लियर हो गया। अगर बात करें रेक्टेंगल की, तो उसकी हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कैसे होती है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो ये होती है भाई, बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि साइड से करोगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी इसकी। क्लियर होगी बात, तो इस चीज को याद रखो भाई। ठीक है, बिल्कुल वैसी ही शेप पता चलनी चाहिए भाई, अगर वैसी ही शेप नहीं मिली तो फिर भाई पंगा हो जाएगा। इसके बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। एक लाइन सेगमेंट की बात करी तो ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे, बिल्कुल बीच से कट करके देखोगे तो ऐसा बन जाएगा ना, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ 1 हो सकती है भाई, सिंगल हो सकता है। क्लियर हो गया बात। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा, आगे क्या कहा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है भाई, याद रखो पैरेललोग्राम की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 0। एंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री भी 1 होती है, ये एक एंगल हो गया। ठीक है, तो ये बीच में से हो सकता है कट, तो ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 हो जाएगी। ओके, ठीक है। आगे देखो, द एरिया ऑफ ए रोम्बस विद डायगोनल्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। 2 डायगोनल्स दे रखे हैं जिनकी लेंथ दे रखी है भाई। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, सम नंबर 14 पे आ रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल
ठीक है, तो मतलब 1/2 इंटू 7.5 इंटू 12 कट करोगे 6 पे, दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए, 8th क्लास का समय भाई, ये एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आ गया। तो भाई लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन द कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड सच दैट देर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट साइड्स। देखो 15th सम भाई, ये एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई दे दी। अब इसके बीच में 1.5 ऊपर नीचे कम करके पिक्चर बनाई है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, ठीक है, तो 1.5 1.5। अगर हम यहाँ की बात करें तो 1.5 ये है, 1.5 इधर वाला है, तो क्या आ जाएगा भाई, तो इसकी लेंथ करोगे तो 1.5 1.5 3 कम हो गया, तो कितनी रहेगी भाई 2। यहां से 1.5 का चौड़ाई है, ये भी 1.5 की चौड़ाई है, तो ये कितना रह जाएगा भाई, ये आपका रह गया 5 का, क्योंकि 1.5 यहां से कम हो गया, 1.5 यहां से कम हो गया, 3 कम हो गया ना, टोटल लेंथ में से 3 कम कर दिया भाई। तो एरिया ऑफ मार्जिन करना है भाई, मार्जिन कौन सा, ये वाला एरिया निकाल के दिखाना है। अगर इस पूरे में से पिक्चर का माइनस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, आ जाएगा ना, तो पूरे का एरिया हो गया 8 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पिक्चर का 5 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 40 - 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है भाई, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट थे ये, पिछले बार कुछ एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड आया हुआ भी था, तो कंप्लीट पेपर इसी के हिसाब से आएगा और आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है भाई, ठीक है, पजल नहीं होना है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके फुल मार्क्स लेके आएगा, कंफर्म लेके आते हैं भाई, क्योंकि सोल्व करना हमारे हाथ में है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की और सॉल्यूशन हमारे हाथ में रहता है भाई, ठीक है। अगर आज के वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।